हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वास्को डी गामास वॉयज टू इंडिया। वास्को डी गामा की भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये क्वेश्चन है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जो 72nd बीपीएससी होने वाला है 26 जुलाई को, उसके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करीब करीब 22 से 24 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो करीब करीब 30 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला, ही वॉज गाइडेड बाई ए गुजराती पायलट अब्दुल माजिद टू रीच द कालीकट। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, पहला बिल्कुल सही है। द जमोरिन द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट हाईली अपोज्ड, ने अपोज नहीं वेलकम किया था। ठीक है, उसने वेलकम किया था, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और इसमें ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो केवल एक ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बात करते हैं, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज पोजेशन इन इंडिया। तो अल्मीडा की बात करेंगे तो 1505 से लेकर 1509 तक के बीच में रहा था। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था कि ये एक पॉलिसी, एक कार्टाज सिस्टम करके था, कार्टाज सिस्टम। उसके चलते क्या है कि शिप जो भी आएंगे जाएंगे इंडियन ओशन में, या जो आसपास का जहाँ जहाँ इन्होंने कैप्चर कर रखा था, उसमें एक लाइसेंस देंगे ट्रेड करने के लिए, है ना। ट्रेड करने के लिए एक लाइसेंस देंगे। तो वो सारा का सारा इनका ये था, ये चाहते थे कि समुद्र पे इनकी शक्ति बनी रहे, ताकि कैप्चर रहे इंडियन ओशन में आने जाने वाले जो भी यूरोपियन ट्रेडर्स हैं या और भी अफ्रीकन ट्रेडर्स हैं, उन सब पे ना अपना वो जमाना चाहते थे, अपनी हेजेमनी जमाना चाहते थे। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है, ही इम्प्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी टू स्टेब्लिश पुर्तगीज सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन ओशन। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड वन, ही सक्सेसफुली कैप्चर्ड द गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। तो 1510 तक तो रहा ही नहीं था, मेरे ख्याल से 1509 में ये मर गया था। तो ये तो किया था आपने अल्फोंजो ने, है ना। अल्फोंजो जो उलबुर्ग था, उसने इसको कैप्चर किया था। तीसरा स्टेटमेंट इससे गलत हो जाता है। तो केवल दो ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली वन। ये केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इंग्लिश में या हिंदी में, आप उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्फोंजो डी अल्बुर्ग। तो ये 1509 से लेके 1515 के आसपास तक गवर्नर रहा, जिसमें कि इसने ही इंट्रोड्यूस द परमिट सिस्टम कॉल्ड द कार्टा सिस्टम टू कंट्रोल द मैरीटाइम ट्रेड। ओके, ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द टेरिटरीज अंडर द पुर्तगीज कंट्रोल। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो भाई ये तो अल्मीडा ने स्टार्ट किया था ना, अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, अल्मीडा ने स्टार्ट किया था, है ना। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट इसलिए ठीक है, गोवा क्योंकि इनके अंदर आता था, सारा का सारा इनके अंडर आता था। तो ये जो सती प्रथा थी भारत में, उसको इसने अपने एरिया में, टेरिटरी में बैन करवाया था। और इसने क्या बोला था कि जो वहाँ पे जो लोकल सेलर्स हैं इनके, पुर्तगीज़ जो सेलर्स हैं, तो वो कहते थे कि यहाँ की जो लोकल लोग हैं, लोकल जो, उनसे शादी करो आप, और एक तरीके से इनकी पुर्तगीज़ पॉपुलेशन हो जाएगी गोवा में। उस तरीके से इनका एक थॉट था। ठीक है, और 1510 में इसने गोवा को कैप्चर किया था, बीजापुर के जो वो था सुल्तान था उससे। 1511 में इसने गोवा को कैप्चर किया था। 1511 में इसने क्या किया था कि जो मलक्का है ना, उसको कैप्चर किया था। ठीक है, और फिर बाद में हरमुज को भी इसने कैप्चर किया था। ठीक है, तो एक तरीके से इनका पूरा डोमिनेंस था ओशन में, जो चाहे गल्फ वाला रीजन हो चाहे इंडियन ओशन वाला रीजन हो। और इसको रियल आर्किटेक्ट ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, और इट इज सेड डेट कि इसने जो विजयनगर साम्राज्य थे 1509 के आसपास ही, आपके 1525 तक, वो करीब करीब 27 तक रहे हैं कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के। उनसे भी भटकल नाम की एक जगह थी, एक टेरिटरी थी, वो उन्होंने कैप्चर की थी। ठीक है, तो ये अलबुर्ग के बारे में है। तो इसमें से कौन सा ठीक है? ओनली टू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिगार्डिंग निनो द चुन्हा या कुन्हा, कंसिडर द फॉलोइंग। ये गवर्नर था आपका करीब करीब 1529 से लेके 1534 35 तक, है ना। ठीक है,
ही शिफ्टेड द पुर्तगीज हेडक्वार्टर इन इंडिया फ्रॉम कोची टू गोवा। तो बिल्कुल ठीक है, 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया था कोची से ले जाके, ठीक है। और ही क्वाइट बसाइन एंड दीव फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। जो ये बहादुर शाह है गुजरात का, एक्चुअली इसका ना हुमायूं के साथ प्रॉब्लम था। किसके साथ? तो हुमायूं के साथ प्रॉब्लम था। तो हुमायूं से जब ये फाइट कर रहा था तो उस टाइम इन्होंने पुर्तगीज़ की हेल्प के लिए बोला। तो पुर्तगीज़ ने बोला ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और उसके बदले फिर इन्होंने बसीन और ये दीव जो मुंबई के आसपास का रीजन है वो इनको दे दिया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। तो 1602 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1605 में सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी एक कंपनी बना ली थी, मसूलीपट्टनम, जो कि नीचे चेन्नई वेन्नई के आसपास पड़ता है, नागपट्टनम मसूलीपट्टनम, ठीक है। डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, बिल्कुल 1605 में सबसे पहले इन्होंने, पहला स्टेटमेंट ठीक है। They replaced the Portuguese as a dominant power in the Coromandel coast spice trade. ओके, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, मैं बताता हूँ कैसी। द डच वर हैवीली फोकस्ड ऑन टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट इन mainland इंडिया rather than the इंडोनेशियन आर्किपेलागो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये mainland इंडिया था, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके ये आपका इंडोनेशिया, जकार्ता, मलाया यानी आज का सिंगापुर, मलेशिया, ये सारा रीजन था। तो बेसिकली जो जो अपना कोरोमंडल था, ये वाला रीजन जो था, इस पे इन्होंने डोमिनेंस बनाना चाहा, और यहाँ से डच क्या करते थे, स्पाइस लाते थे, मसाले लाते थे, और यहाँ पर ट्रेड करते थे, और यहाँ से जो टेक्सटाइल्स है उसको एक्सचेंज करके पूरी दुनिया भर में बेचते थे। ये डच थी। और डच का जो था बेसिकली पहली जॉइंट स्टॉक इंडिया में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी? जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे पहले स्टार्ट करने वाले यही लोग थे, ठीक है। और इनका ज़्यादा ध्यान था प्रॉफिट के ऊपर, कि भाई हम जितना हो सके बिजनेस करेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट गेन करेंगे, ना कि टेरिटोरियल गेन, ठीक है। तो 5वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि तीसरा तो गलत है ना। हाँ, ये तो गलत है, थर्ड वाला तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये तो गलत है ही, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बेडारा। बैटल ऑफ बेडारा के बारे में अगर बात करोगे तो इट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फोर्सेस। नहीं, ये डच थे, और सॉरी डच थे, डेनमार्क के लोग, सॉरी डच नीदरलैंड्स के होते हैं, सॉरी नीदरलैंड्स के, है ना, नीदरलैंड इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है, ठीक है। तो इसको बैटल ऑफ हुगली भी बोल सकते हो, चिंसुरा भी बोल सकते हो, है ना। ओके, द आउटकम ऑफ दिस बैटल इफेक्टिवली क्रश्ड डच एम्बिशन इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो डच थे उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो गई थी, अंग्रेजों ने उनको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था, और इनका डोमिनेंस लगभग खत्म हो गया था। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विद रेफरेंस टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड ए रॉयल चार्टर टू द कंपनी विद एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है रानी जो एलिजाबेथ थी फर्स्ट, उन्होंने इनको चार्टर दिया था अनलिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो 15 साल के लिए दिया था। कितने साल के लिए? 15 ईयर्स के लिए दिया था। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हमने लास्ट वीडियो में इसको दिखा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि 15 साल के लिए इनिशियली दिया था। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू सीक परमिशन टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। बिल्कुल 1609 में सबसे पहले आपका ये विलियम हॉकिंग्स आया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन ऑप्शन तो सही है, तो केवल दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंग्लिश सेटलमेंट इन बंगाल। ठीक है, 8वां प्रश्न है, इसका देख लेते हैं। शाह शुजा द सूबेदार ऑफ बंगाल ग्रांटेड द इंग्लिश द राइट टू ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न फॉर ए फिक्स एनुअल पेमेंट। जो शाह शुजा था ये शाहजहाँ का दूसरा बेटा था, इसने इनको परमिट किया था बंगाल में ट्रेड करने के लिए। पर्टिकुलर एक अमाउंट था, मेरे ख्याल 3000 या 4000 सालाना कुछ था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जॉब चारनॉक एस्टेब्लिश द
इंग्लिश सेटलमेंट इन सुतानुती और विच लेटर ग्रू इन कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता का फाउंडर एक्चुअली बोला जाता है जॉब चार्नोक को। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोर्ट विलियम वाज कंस्ट्रक्टेड एट मद्रास, नहीं 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 नहीं, मद्रास में नहीं, 1700 में, 1700 में ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था, कलकत्ता में। यहाँ पे पकड़ ली हमने गलती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए और बी, ए और दो, आई मीन दो, ये ऑप्शन ठीक रहेगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि तीसरा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखते हैं क्या बोल रहा है। इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द किंग ऑफ रीड ऑफ द किंग लुइस 14 अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कॉलबर्ट। ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में, बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश एट पौंडीचेरी, नहीं नहीं पौंडीचेरी में नहीं, ये तो पौंडीचेरी में फ्रेंसिस मार्टिन है, इन्होंने तो इसको पौंडीचेरी को बसाया था एक तरीके से, 1674 में बसाया था। लेकिन अगर बात करोगे 1668 में, तो मसूलीपट्टनम में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री बनी थी। ये 1664 के आसपास आए थे, इनकी सॉरी कंपनी बनी थी, तो मसूलीपट्टनम में 1668 में इन्होंने सबसे पहली मसूलीपट्टनम अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1668 में। तो पहला ही ठीक है, दूसरा तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर आप बात करोगे तो पहला कर्नाटक का वॉर कब हुआ है, 1740 से लेके 1748 के बीच में, करीब करीब 8 साल तक चला था। दूसरा जो कर्नाटक वॉर है वो 1749 से लेके 1754 तक चला है, करीब करीब 5 ईयर्स। और जो तीसरा है वो चला है 1756 से लेके 1763 तक मोटा मोटी, तो ये 7 ईयर्स तक चला था। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। ठीक है, ऑस्ट्रिया में जो राजा था उसको किसको राजा बनाना था, उसके सक्सेशन के ऊपर जो वहाँ पर इशू चल रहा था, उसी को लेकर ये इन दोनों के बीच में राइवलरी थी। बिल्कुल सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। इट कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सेले चैपल इन 1748, बिल्कुल ठीक है। इसका जो पहला वाला जो था वो एक्सेला चैपल 1748 में हुआ था, दूसरा वाला जो कर्नाटक वार था उसका कंक्लूजन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से निकला था, और जो लास्ट वन था तीसरा, थर्ड वन, जो कि ये चला था 1756 से लेकर 1763 तक, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके, दूसरा वाला ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। ठीक है, द फ्रेंच हैंडेड ओवर मद्रास बैक टू द इंग्लिश इन एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका। क्योंकि अगर आप देखोगे 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था 4 जुलाई 1776 को, तो वहाँ पे भी वो इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे, और जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के खिलाफ कहीं ना कहीं जो फ्रेंच था वो भी यूएस उस टाइम का जो नॉर्थ अमेरिका था उसके साथ खड़ा हुआ था। तो एक तरीके से इनको जो फ्रेंच थे इन्होंने अंग्रेजों को वापस मद्रास दे दिया था, जो कि इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और उसके बदले क्या था कि नॉर्थ अमेरिका में इनको कुछ टेरिटरीज मिल गई थी। और तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ऑल 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ सेंट थोम। तो ये हुई थी आपकी, इट वॉज फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ द कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सॉरी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। अगर आप बात करोगे, इट डेमोन्स्ट्रेटेड द मिलिट्री सुपेरियरिटी ऑफ ए स्मॉल डिसिप्लिन यूरोपियन फोर्सेस ओवर अ लार्ज अनट्रेन्ड इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर जो अनवरुद्दीन था उसको बहुत बुरी तरीके से राउट कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया गया था फ्रेंच फोर्सेस के द्वारा। तो इससे ये सिद्ध हुआ था कि भाई छोटी सी आर्मी अगर वो डिसिप्लिन हो, वो एक बड़े से बड़े सेना को भी हरा सकती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और बाद में बैटल ऑफ एम्बूर हुआ था, बैटल ऑफ एम्बूर, ये कई बार एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है कि एम्बूर कौन से साल में हुआ था और बैटल ऑफ सेंट थॉम कब हुआ था। तो इसमें क्या है कि जो मुजफ्फर जंग था, चंदा साहिब था, और फ्रेंच फोर्सेस ने मिलकर अनवरुद्दीन से लड़ाई करी और अनवरुद्दीन को हरा दिया था उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं विद रेफरेंस टू द सेकंड कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार के बारे में बात करते हैं। द ड्यूप्लेक्स सपोर्टेड द मुजफ्फर जंग
फॉर द निजामशिप ऑफ हैदराबाद, चंदा साहिब फॉर द नवाबशिप ऑफ कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, हाँ ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, पौंडीचेरी का ट्रीटी हुआ था सेकंड में। और दोनों के दोनों ठीक है स्टेटमेंट ये, विच सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड ड्यूप्लेक्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था फ्रांस में, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो 12वीं का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश, तो बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश को कब हुआ था? थर्ड कर्नाटिक वॉर के टाइम में, ठीक है। तो इट वाज डिसीसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो 1756 से लेके 1763 तरीके से, क्योंकि ट्रीटी सी साल हुई थी, तब तक ये चला था। द ब्रिटिश आर्मी वॉज लेड बाई सर आयरे कोटे वाइल द फ्रेंच आर्मी वॉज लेड बाई काउंट डे लेली, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये सर आयरे कोटी वही जिन्होंने बाद में हैदर अली को भी हराया था 1781 के आसपास, है ना। फॉलोइंग दिस बैटल द फ्रेंच कंप्लीटली लॉस्ट ऑल द ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया परमानेंटली, नहीं और ये थोड़ा ऑल है ना, इसने काम बिगाड़ दिया, ऑल और परमानेंटली। बेसिकली पौंडीचेरी और आपका चंद्रनगर जो कि बंगाल में पड़ता था, ये फैक्ट्री जो रिस्टोर कर दी गई थी, फ्रेंच को वापस कर दी गई थी, लेकिन उसमें कंडीशन ये रखी थी कि जो फ्रेंच है फोर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने जो ज़्यादा चालबाजी ये लोग कर रहे थे सब। एक तरीके से अगर सही बोलूँ तो ड्यूप्लेक्स जो था उसने सबसे पहले भारत में सब्सिडरी अलायंस का नींव रखी थी, जो कि बाद में हम वेलेजली को श्रेय देते हैं। लेकिन असल मायने में देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट था सब्सिडरी अलायंस का, ये ड्यूप्लेक्स ने ही स्टार्ट किया था। वो लोकल रूलर्स को अपनी सेना की हेल्प के बदले कि मैं सेना दूंगा, कोई खतरा आप पे आएगा उसके बदले मैं आपको सहायता करूंगा, उसके बदले उनसे वो पैसा लेता था, या फिर और तरह की कहीं ना कहीं उनको वो करता था, परसुएट किया करता था कि भाई मेरा जो एक फ्रेंच का एक रेजिडेंट है वो आपके यहाँ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इंटरफियर करता था लोकल किंग्स के यहाँ। तो सबसे में जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ओनली 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? अभी हमने डिस्कस किया है 1616 में, और 1620 में उन्होंने सबसे पहले एक कंपनी बनाई थी अपनी तमिलनाडु में, ठीक है। तो बेसिकली देख लेते हैं, बंगाल में उन्होंने कंपनी जो बनाई थी वो थी, दे एस्टैब्लिश देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट है सहरामपुर, ठीक है। तो सहरामपुर में बनाई थी जो कि बंगाल में पड़ता है। दे वर मोर नोन फॉर देयर मिशनरी वर्क देन कमर्शियल एम्पायर बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है। हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं कि उनका जो वो था मेन फोकस था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, मिशनरीज मिशन को फुलफिल करना, सक्सेसफुल करना था। उतना कमर्शियल जो एम्पायर था उसमें उनका इतना ध्यान नहीं था, टेरिटोरियल गेन के लिए वो ज़्यादा नहीं लड़ा करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द फर्रुखसियार फरमान ऑफ 1717 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। 1717 के फर्रुखसियार के फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इट एग्जेम्प्टेड द इंग्लिश कंपनी फ्रॉम पेइंग कस्टम्स ड्यूटी इन बंगाल इन लाइफ ऑफ एनुअल पेमेंट, बिल्कुल ठीक है। 3000 रुपये सालाना वो लिया करता था, बोला भाई मुझे आप इतना दे देना और उसके बदले आप कुछ भी करो भाई, ठीक है। कोई आपसे ड्यूटीज नहीं लगेंगे आपके ऊपर, कोई ट्रेड आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर बात करोगे तो इट अलाउ द कंपनी टू इशू दस्तक, हाँ एक तरीके से कि लाइसेंस ये वो क्या करते थे कमर्शियल गुड्स के लिए कि आप यहाँ बेच सकते हो वहाँ बेच सकते हो, एक तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड करवाते थे। अब थर्ड वन है, तीसरा स्टेटमेंट है, इट बैन द कंपनी फ्रॉम कॉइनिंग इट्स ओन मनी एट बॉम्बे मिंट, नहीं बिल्कुल गलत बात है। मुंबई जो मिंट थी उसमें तो इन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप अपनी खुद की मिंट को कॉइन को मिंट कर सकते हो, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक और दो ही ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्डा सिस्टम यूज बाई पुर्तगीज, तो भाई किसने स्टार्ट किया था वो? तो ये आपने स्टार्ट किया था, इट वॉज ए पास इशूड टू नॉन पुर्तगीज शिप ट्रेडिंग इन इंडियन ओशन, बिल्कुल ठीक है भाई। अल्मीडा ने स्टार्ट किया था इंडियन ओशन में ब्लू वाटर पॉलिसी के चलते कि सारा का सारा इनका ओशन इनका रहेगा, जो भी ट्रेड होगा ये पास प्रोवाइड करेंगे, जो भी टैक्स वसूलेंगे। बाद में अलबुर्क ने भी काफ़ी हेल्प करी, गोवा को जीता, फिर उसके बाद मलक्का को जीता, हरमुज को जीता, है ना। इवन मुगल एम्पायर शिप वर रिक्वायर्ड टू बाई ए काटा सिस्टम टू सेल
इन द अरेबियन सी। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते नहीं थे शिप से जो मुगल्स थे, पर फिर भी इनको ये देना पड़ता था टैक्स। तो दोनों के दोनों सही हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्डन फरमान ऑफ 1632 द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट वाज इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बिल्कुल ठीक है। तो सुल्तान था गोलकोंडा का, इन्होंने इसको 500 रुपये पगोड़ा, सॉरी 500 पगोड़ा, कुछ मेरे ख्याल से सोने की एक कॉइन्स हुआ करती थी, उसके बदले का 500 पगोड़ा आपको देना है साल भर में, और आपको ट्रेड करना आराम से। उसके जो खुद का जो रीजन था, जो टेरिटरी थी, उसमें आप उसको फ्री ट्रेड कराने के लिए अपने परमिट किया। इट अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा इन पेमेंट ऑफ फिक्स एनुअल। ये 500 पगोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, 500 पगोड़ा। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कैप्चर ऑफ बॉम्बे बाय द ब्रिटिश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो भाई 1662 में आपने पहले ही पढ़ा था कि जो राजा था चार्ल्स सेकंड, उसको डोरी में मिला था पुर्तगीज जो कैथरीन प्रिंसेस थी, उसकी शादी करा दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। किंग चार्ल्स सेकंड लीज्ड बॉम्बे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ए नॉमिनल एनुअल फेयर। बहुत कम फेयर पे इन्होंने ये जो बॉम्बे था ये किराए पे दे दिया था, लीज पे दे दिया था। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंच पावर इन इंडिया अंडर ड्यूप्लेक्स। ठीक है, ड्यूप्लेक्स के अंडर में Dupleix was the first European administrator to intervene in the internal dynastic dispute of Indian rulers using European troops। बिल्कुल ठीक है। जो सब्सिडरी रिलायंस का बाद में जो तमगा वो ले गया था आपका लॉर्ड वेलेस अली, जो कि बाद में गवर्नर जनरल था। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो ये लेट 70, 50, 60 में ये इस काम को इंडिया में कर रहा था। जो लोकल प्रिंसेस होते थे उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराना, है ना, कि भाई मैं इतने ट्रूप्स दे दूंगा, वो वाला तुम पर अटैक नहीं करेगा, मैं उससे भी बात कर लूँगा, मुझे इसके बदले इतने पैसे दे दो, मेरा एक फ्रेंच रेजिडेंट आपके राज्य में रहेगा बिना परमिशन के मेरी, कि आप और कोई किसी से आप ट्रेड नहीं कर सकते, किसी से डील नहीं कर सकते। ये सारा का सारा ड्यूप्लेक्स ने ही स्टार्ट किया था बेसिकली। अच्छा, ही ओरिजिनेटेड द प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडाइजिंग नेटिव स्टेट्स इन एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन मिलिट्री प्रोटेक्शन। तो अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी फिर से सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूरोपियन फैक्ट्रीज एंड देयर फर्स्ट एस्टेब्लिश लोकेशन इन इंडिया। तो पहली बार कब स्टार्ट किया था, कौन सी कंपनी ने, वो आपको यहाँ पे मिलाना है और इसमें से सही युग में पहचानना है। ठीक है। तो पुर्तगीज ने कालीकट में किया था क्या? नहीं, कोची में किया था। कालीकट में नहीं, कोची में किया था। कोची में किया था आपने, ये किया था आपने 1503 में। कब किया था? 1503 में। और कालीकट में, और इन समय बाद में आपने 1505 के आसपास किया था। स्कैंडोर में 1505 के आसपास किया था। तो पहला वाला तो गलत हो गया। डच ने मसूलीपट्टनम में किया था क्या? डच ने मसूलीपट्टनम में किया था क्या? बिल्कुल किया था। ठीक है। तो डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 में किया था, ये तो ठीक हो जाएगा। क्या फ्रेंच ने सूरत में किया था? बिल्कुल किया था। ये 1668 में सूरत में किया था, 1668 में किया था। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ द फ्रेंच अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, और जो थे ब्रिटिश जो फ्रेंच थे या डेन थे या पुर्तगीज थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उसके चलते पूछा है यहाँ पे कि जो फेलियर है फ्रेंच का, उसके रीजंस बताओ क्या क्या हैं। तो अगर आप रीजंस की बात करोगे तो द फ्रेंच कंपनी वाज अ स्टेट कंट्रोल्ड कमर्शियल एंटिटी विच लिमिटेड इट्स ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग स्पीड। बिल्कुल ठीक है। स्टेट ओन कंपनी थी, ज़्यादातर शेयर कंपनी स्टेट के ही थे यहाँ पे। इस वजह से जो भी डिसीजन लेते थे वो सारे के सारे रेड टेपिज्म होता था बेसिकली। अगर देखोगे तो स्टेट के द्वारा ही होता था। जैसे सरकारी आप काम देख सकते हो उस तरीके से था, तो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे आज की डेट में मैं बात करूँ प्राइवेट एंटिटीज़ के बारे में, कोई कंपनी है, एप्पल है, इंडिया की देख लो इन्फोसिस है, या कोई और कंपनी है, लेकिन सरकारी काम के मुकाबले देखोगे तो वहाँ पे अटेंटिवनेस ज़्यादा होती है प्राइवेट कंपनी में। उसी तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत हद तक अटेंटिव थी
वहाँ पर डिसिप्लिन था, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और जो फ्रेंच कंपनी थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द फ्रेंच पजेस सुपीरियर नेवल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल द रिसोर्सफुल प्रोविंस ऑफ बंगाल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बंगाल को घेर लिया था। बंगाल बहुत ज़्यादा रिच स्टेट था, और इनकी जो नेवल जो पावर थी काफ़ी सुपीरियर थी। इन्होंने प्रूफ भी किया था, है ना, पुर्तगीज को भी हराया इन्होंने। स्वैली वाला जो युद्ध हुआ था सूरत के पास, है ना, डच को हराया बैटल ऑफ बेडारा में, है ना, 1759 में, है ना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो 22 में का देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द राइज ऑफ द अदर यूरोपियन पावर्स लाइक अ डच एंड इंग्लिश ऑफर्ड सीवियर कॉम्पिटिशन। बिल्कुल ठीक है भाई, डच ने यहाँ पे जो इंडिया का जो कोरोमंडल कोस्ट है इसको कैप्चर कर लिया था एक तरीके से। ठीक है, डच ने क्या किया था, इनकी जो पौंडीचेरी है उसको भी कैप्चर कर लिया था, बाद में इसको रिस्टोर कर दिया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील डाइवर्टेड पुर्तगीज अटेंशन एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल ठीक है। जो आज का जो ब्राज़ील है उसकी डिस्कवरी वहाँ पे हो गई थी, तो एक तरीके से जो अटेंशन थी वो इंडिया से इन्होंने हटा के ब्राज़ील पे कर दी थी। ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है। अगला देख लेते हैं, द अग्रेसिव रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ फोर्स कन्वर्जन एलिनेटेड लोकल इंडियन पॉपुलेशन। अगर देखोगे तो मिशनरीज को लाके ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाना, इसमें काफ़ी मुझे लगता है कि जो शाहजहाँ की एक साली थी उसको भी एक तरीके से इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, और एक बार तो स्लेव बना लिया था किसी क्वीन की बेटियों को, है ना। तो उस तरीके से इन पे काफ़ी बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द ट्रेड आइटम्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 23 में क्या बोल रहा है, दे मेड इंडियन टेक्सटाइल द प्रीमियर कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पाइस। वो भाई स्पाइस लाते थे, आपका जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर वाला जो रीजन आज का, यहाँ से ट्रेड करते थे पूरा वेस्ट बंगाल, ये वाला जो बे ऑफ बंगाल है ये वाला रीजन, और यहाँ से टेक्सटाइल लेके जाते थे और पूरी दुनिया भर में बेचते थे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दे प्राइमरली एक्सपोर्टेड इंडिगो, सोल्ट पेटर एंड रॉ सिल्क फ्रॉम द बंगाल रीजन। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर अगेन। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं हम लोग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरलोपर्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है, दे वर इंडिपेंडेंट ब्रिटिश मर्चेंट्स हु ट्रेडेड इन ईस्ट इंडिया इन द वायलेशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंटरलोपर्स वही थे कि भाई मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि 1613 में हटा दी गई थी एक तरीके से, सिवाय चाय की ट्रेड के जो कि चाइना के साथ थी, जो कि 1833 में तो पूरी तरीके से बंद कर दिया था इसको। तो इंटरलोपर्स वही होते थे। तो पहला नंबर बिल्कुल ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लीटली बैंड इंटरलोपर। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर अगेन। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर थॉमस रो। थॉमस रो कब था भाई, ये 1600 के आसपास, 1615 के आसपास आया, और 1619 तक ये आपका जहांगीर के कोर्ट में रहा। ही वॉज सेंट एन एम्बेसडर बाई किंग जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। बिल्कुल ठीक है, जहांगीर के यहाँ रहा कोर्ट में इतने साल, 4-5 साल कोर्ट में रहा था। ही सक्सीडिंग इन obtaining a regular commercial treaty with the Mughal emperor covering all parts of empire। नहीं, all parts नहीं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, पहला ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, रिगार्डिंग द बैटल ऑफ सोली होल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सोली होल वही वाली है जो 1612 में सूरत के पास हुई थी। उसके चलते जहांगीर काफ़ी इंप्रेस हो गया था इंग्लिश से, ब्रिटिश जो थे सोल्जर्स या कमांडर्स, कि भाई आपने पुर्तगीज को हरा दिया बहुत आसानी से, बहुत बड़े तरीके से, आपके पास तो अच्छी कैबलरीज हैं, आपके पास अच्छी एम्यूनिशंस हैं। ठीक है, तो इम्प्रेस हुआ था, उसके चलते सूरत में 1613 में इसने फैक्ट्री लगाने के लिए इजाज़त भी दे दी थी। इट वॉज ए नेवल बैटल फॉर्ड बिटवीन द इंग्लिश एंड द पुर्तगीज नियर सूरत। बिल्कुल ठीक है। द इंग्लिश वायसरॉय इम्प्रेस्ड बाय द मुगल अथॉरिटीज एंड पेव द वे फॉर द फैक्ट्री एट सूरत। तो 26वें का आंसर कौन सा हुआ है, दोनों के दोनों ठीक है भाई, इससे इंप्रेस हुआ था मुगल एम्पर यानी जहांगीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो थर्ड कर्नाटिक वार का कंक्लूजन था उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को पढ़िए। इट कंक्लूडेड द 7 years वॉर इन यूरोप एंड एशिया। बिल्कुल ठीक है, पहला ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, उससे स्टार्ट हुआ था और तबाही मचा दी थी इसने। अंडर दिस ट्रीटी द फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया वर रिस्टोर्ड बट दे वर फॉरबिडन फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम। बिल्कुल ठीक है भाई, पौंडीचेरी हो नीचे आपकी और ऊपर बंगाल में चंद्रनगर था, ये रिस्टोर कर दी गई थी फैक्ट्री फ्रेंच की, पर फोर्टिफाई नहीं कर सकते थे, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ब्रिटिश ने। इट कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड ऑल, ये बहुत ध्यान से पढ़िए आप, इट कम्प्लीटली ऑल फ्रेंच टेरिटरीज, नहीं ये एक्सट्रीम बना देता है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आप बहुत ध्यान से करिएगा। ऑप्शन नंबर ए फिर से सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा ही सही स्टेटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ब्रिंग प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, पुर्तगीजी वो थे जो सबसे पहले इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा देख लेते हैं। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया वॉज पब्लिश बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई जब लेके आपके पुर्तगीज आए थे तो ब्रिटिश वाले क्यों उसको पब्लिश करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कलकत्ता में, तो केवल पहला ही ठीक है। 28 का केवल पहला ही ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चौथ पेड बाय द यूरोपियंस। भाई मराठा थे वो काफ़ी फेमस थे चौथ के लिए, चौथ लिया करते थे। द पुर्तगीज पेड चौथ टू द मराठास टू सेफ गार्ड देयर सेटलमेंट इन दमन एंड दीव। भाई उस टाइम मराठा एकदम पीक पे थे तो चौथ तो देनी पड़ती थी, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द ब्रिटिश नेवर एग्री टू पे एनी लोकल टैक्सेस और चौथ टू द मराठा सेफियंट्स। नहीं, शुरुआत में इन्होंने दी थी, नेवर नहीं बोल सकते, शुरुआत में दी थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत में अंग्रेजों ने भी चौथ दी थी, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली अरेंज अराइवल ऑर्डर ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले पुर्तगीज आई, कब आई भाई, 1498 में आई, 1602 के आसपास आई, ये 1600 के आसपास आई है ना, 1616 के आसपास आई, 1664 के आसपास आई। ठीक है, तो डच पहले आए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी इस तरीके से है ना, आई पहले थी कंपनी, उन्होंने 1602 में जरूर बनाई थी, मेरे ख्याल से ये आपकी 1596 के आसपास आ गए थे। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, इन्होंने कंपनी जरूर बनाई थी 1602 में, लेकिन आ गए थे 1596 में ये। ओके, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द लास्ट मेजर यूरोपियन कंपनी टू बी फॉर्म्ड फॉर ईस्टर्न ट्रेड। बिल्कुल ठीक है, 1664 में ये लोग आए, 1668 में इन्होंने सब मसूलीपट्टनम में एक कंपनी बनाई, सॉरी सूरत में बनाई थी, मसूलीपट्टनम में, सूरत में बनाई थी 1668 में। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होपफुली आज के जो ये 30 प्रश्न है ये 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। और भी जो भी आगे के चैप्टर्स हैं, स्पेक्ट्रम के, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो, सोशलिस्ट और आपके सोशल और रिलीजियस जो मूवमेंट्स हैं, चाहे वो रिवोल्ट्स हों अलग अलग तरीके से, हम सारे के सारे लेके आएंगे। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी